नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दोस्तों 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आज तीसरे चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा फाइनली साफ। तीसरे चरण में दोस्तों इंडिया गठबंधन को बढ़त, वोटिंग परसेंटेज भी फिर से रहा कम। क्यों? आखिरकार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी। कहा जब प्रधानमंत्री यहाँ भाषण देने आए तो बताना संभल में कि कैसे खटाखट गरीबों के खातों में पैसे आएंगे। तुमने अमीरों को अमीर बनाया, हम लखपति बनाने जा रहे हैं करोड़ों को। क्यों? आखिरकार दोस्तों अखिलेश की रैली ने बदल दिया पूरा माहौल। जी हाँ, आप बताएंगे क्या है अखिलेश का पूरा प्लान और कैसे भारतीय जनता पार्टी के कहने पर दोस्तों कांग्रेस के कई प्रवक्ता जो है यहाँ पर छोड़ रहे हैं कांग्रेस को, और बयानबाजी सेम है दोस्तों। सारे लोगों का सिर्फ एक ही कि हमें राम से दूर किया जा रहा है। बताएंगे आखिरकार ये चालबाजी क्या है, क्यों सब लोगों के बयान एक जैसे हैं जैसे कि किसी फिल्म की स्क्रिप्ट हो। तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दोस्तों कहते हैं अगर ज़िंदा हो तो ज़िंदा लगना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदा हो तो ज़िंदा दिखना चाहिए। लेकिन दोस्तों आज हमारे देश में तीसरे चरण की वोटिंग है और मैं ज़िंदा रहने की बात क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों आप किसी को भी सपोर्ट कीजिए, लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि लोकतंत्र से पहले कोई सी भी पार्टी, कोई सा भी धर्म नहीं है। अगर देश में हम हैं तो दोस्तों देश में लोकतंत्र भी होना चाहिए। ये हम सबका देश है, हमारा देश है, ना कि किसी एक सरकार का देश है या फिर किसी एक व्यक्ति का देश है। आज तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि इस तीसरे चरण की वोटिंग में हमने एक चीज़ देखी कि फ़िलहाल जो मोदी के वोटर्स थे, ख़ास करके 2019 में जिसने बम्पर वोटिंग दी थी मोदी सरकार को। हालांकि 2014 में उनकी बड़ी जीत नहीं हुई थी, बहुत छोटी जीत थी, लेकिन 2019 में लोगों ने नरेंद्र मोदी को और ज़्यादा वोटों से जिताया था। लेकिन दोस्तों आज जब हम 2024 में वो नज़ारा देखना चाह रहे थे वो कहीं है नहीं, क्योंकि अब जनता को समझ में आ गया कि ये सरकार सिर्फ एक छलती और कपटी सरकार है। आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला। कहा आपने पूंजीपतियों को अरबपति बना दिया, लेकिन हम करोड़ों लोगों को लखपति बनाने जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल भाइयों और बहनों सिर्फ हर साल यानी कि एक गरीब परिवार की दोस्तों एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए दोस्तों। अब तक कोई ऐसी सरकार नहीं थी जिसने इतना बड़ा ऐलान किया हो। महीने का दोस्तों 8,500 रुपये। आप दोस्तों आपकी चप्पलें घिस जाती हैं काम करके, क्योंकि मैंने कई बार देखा है, तब कहीं जाकर आपको महीने का 8,000 रुपये मिलता है। लेकिन कांग्रेस दोस्तों हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए देगी, तो उससे आप समझिए कितनी सहायता होने वाली है। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ दोस्तों मैं कि या मैं इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करता हूँ या मैं पसंद करता हूँ। हाँ, ये बात सच है कि इंडिया गठबंधन दोस्तों एक अच्छा गठबंधन है, और एक सबसे बड़ी बात उसकी विचारधारा देश वाली है। उसकी विचारधारा हिंदुत्व वाली नहीं है, उसकी विचारधारा देश को चलाने वाली है। इसीलिए दोस्तों राहुल गांधी की इस बात को सपोर्ट करना बनता है। राहुल गांधी ने जो बात कही है वो आज सबको समझ में आ रही है। राहुल गांधी ने सबको बताया कि कैसे जो है यहाँ पर इन लोगों ने जैसे अडानी अंबानी करोड़ों रुपए इनका माफ़ कर दिया, लेकिन जब बात किसानों की आई दोस्तों तो सारी सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए। तो ऐसी सरकारों से कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। इनसे आप सिर्फ 2 उम्मीदें कर सकते हो, या तो ये लोग चुनाव के वक्त पर आपसे कहेंगे कि हमने राम मंदिर बना दिया, या फिर हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाकर मुस्लिमों के खिलाफ भड़काना शुरू कर देंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक बीजेपी ये नहीं करती है तब तक उसे वोट नहीं मिलता। लेकिन अब की बात दोस्तों कौवा जितना भी सियाना क्यों ना हो जाए दोस्तों, लेकिन वो बैठता गू पे ही है। और इस वक्त बीजेपी दोस्तों उस गू पर बैठ गई है जहां पर जनता ने उसकी कमज़ोर नब्ज़ पकड़ ली है। कह रहे यार ऐसे लोगों को वोट देकर क्या फ़ायदा जो हर चुनाव में बस एक ही मुद्दा उठाते हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर बोला हमला। ओवैसी बोले बताओ कौन है वो जो हिंदू मुसलमान करता है, महफिल जमा दी ओवैसी ने। दरअसल ओवैसी का एक बयान तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा है। ओवैसी ने लोगों से कई सवाल पूछे जिसमें बार आवाज़ आई हाउ। इस तरीके का जो है ओवैसी ने अपना ये बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि देश में फ़िलहाल
जो खुद की बीवी को नहीं संभाल पाया, जिसने भगा दिया, वो दूसरों को ज्ञान दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आई तो वो दूसरों के मंगलसूत्र छीन कर घुसपैठिए और ज़्यादा बच्चों वालों को दे देगी। अब घुसपैठिए ज़्यादा बच्चे से उनका मकसद था मुस्लिम, यानी कि नरेंद्र मोदी एक तरफ कहते हैं कि मुस्लिम में तो मेरी बहनें हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के लिए हथियार का काम करते हैं मुसलमान। मुस्लिमों के कंधे पर बंदूक रखकर नरेंद्र मोदी खूब चलाते। आज तीसरे चरण के चुनाव में बीजेपी को एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि 2024 का चुनाव जीतना बीजेपी के बस की बात नहीं है। 10 साल से लोगों को एक ही जुमला देकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है दोस्तों, और वो जुमला क्या है ये सबने सुना है। इसी को लेकर ओवैसी ने जमकर भड़ास निकाली। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल इस देश का प्रधानमंत्री किसी एक धर्म या किसी एक ज़ात का प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश का प्रधानमंत्री है। अब जब दोस्तों आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हो तो इसका मतलब तो यही होता है कि आपको सबके बारे में इक्वल सोचना है, आपको सबके बारे में एक जैसा ही सोचना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके की बयानबाजियाँ चल रही हैं उससे तो एक ही चीज़ सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ फैलाने में लगी हुई है। उसको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि देश में किसी भी तरीके से झूठ फैले, हिंदू मुसलमान हो, और इसीलिए दोस्तों बीजेपी की इस विचारधारा से कई लोग अब उकता चुके हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल आज तीसरे चरण के चुनाव में अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला हमला। अखिलेश बोले भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया, तीसरे चरण में अब बीजेपी के आने की कोई उम्मीद नहीं बची। और वैसे बोले बताओ, जिन लोगों ने किसान से लेकर युवाओं तक से वादे किए थे उन सब के वादे तोड़ दिए। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल तीसरा चरण इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में नहीं आने वाली। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन की सरकार बनते से ही सबसे पहले किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे। दूसरा, जो अब तक दोस्तों उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगभग 10 परीक्षाएं कैंसिल हो चुकी हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल इन जो 10 परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं उन सब का हिसाब लिया जाएगा। अखिलेश ने कहा बीजेपी को नौकरियां नहीं देना पड़े इसलिए जानबूझकर पेपर लीक करवाए जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, अखिलेश ने तो ये भी आरोप लगाया कि ये लोग इतने चालाक हैं, जब कर्जा माफ़ करने की बारी आई दोस्तों तो इन्होंने एक ऐसी शर्त रखी जिससे कि गरीब कर्जा माफ़ कर ही नहीं सकता किसान। इन्होंने कहा था कि जिसके ऊपर भी 5 करोड़ रुपए तक का क्या है दोस्तों कर्ज है, उसका कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। अब आप समझिए दोस्तों, भला कोई गरीब कोई किसान 5 करोड़ का कर्ज कैसे ले सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा वो लाखों में ले सकता है दोस्तों, 10 लाख 20 लाख ऐसे ले सकता है, करोड़ों में कोई कैसे ले सकता है? मतलब आप समझिए, चालाकी देखिए कि स्कीम ऐसी रखी कि अगर आपने 5 करोड़ से ज़्यादा लोन लिया है या सॉरी आपका कर्ज है 5 करोड़ से ज़्यादा तो आपको माफ़ हो जाएगा किसान का कर्ज, वरना नहीं हो पाएगा। अब आप बताइए इस देश का कौन सा किसान ऐसा होगा जिसने 5 करोड़ तक का कर्जा लिया होगा? मतलब साफ है दोस्तों, वो एक स्कीम नहीं देते हैं कि छोटे छोटे शब्दों में लिख दिया जाता है मार्केट सब्जेक्ट जो है ख़तरनाक, आप देख कर पढ़ें, निवेश करें। उसी तरीके की मोदी सरकार ने एक टाइमलाइन दे दी। मतलब जब कोई 5 करोड़ का किसी का दोस्तों कर्ज होगा ही नहीं तो माफ़ी नहीं करना पड़ेगा। बड़ी ही चालाकी से नियम बनाया गया था जिसको लेकर अखिलेश ने खुलासा किया। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल कांग्रेस के प्रवक्ता जा रहे हैं एक एक कर दोस्तों कांग्रेस छोड़कर। आखिरकार ऐसा क्या हो गया? कैसे दोस्तों अचानक चुनाव के वक्त कांग्रेस के 3 प्रवक्ता ने एक के बाद एक पार्टियां छोड़ दी हैं, कांग्रेस छोड़ी है। अब अंदर की कहानी समझने का काम करिए दोस्तों। राधिका खेड़ा से लेकर दोस्तों गौरव बल्ला तक और भी 2-1 लोग हैं जिन लोग ने, वो भी प्रवक्ता ही थे यानी कि स्पोक पर्सन कांग्रेस के, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस को छोड़ा है चुनाव के वक्त। इस पर ध्यान दीजिएगा, इलेक्शन के वक्त छोड़ा है। खैर, इन लोगों की मंशा अधूरी रह जाएगी इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो, क्योंकि जाहिर सी बात है लालच के तहत वहाँ गए हैं, अब वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे दोस्तों बेचारे। चलो इस पर हम बात कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों इन सब के बयानों को अगर मिलाया जाए तो ये सब लोग एक ही बयान दे रहा है। ये कहना है कि हमें हिंदू विरोधी बनाया जा रहा है। ये कि हमसे कहा जाता है कि तुम राम मंदिर से दूर रहो, राम मंदिर वाले मुद्दे पर बात मत करो, और हमें राम के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, हमें हिंदुत्व के ख़िलाफ़, इस तरीके के जो भी बात है वो कहते हैं, चाहे वो गौरव बल्ला हो या हाल ही में दोस्तों अभी एक राधिका खेड़ा जी हैं, 2 दिन से बड़ी चर्चा में है। ये राहुल गांधी काफ़ी करीब भी रही हैं। 2 दिन से बड़ी चर्चा में ये आरोप लगानी कि कांग्रेस का वो कार्यकर्ता, ये कार्यकर्ता शराब पीकर हमें छेड़ते थे, हमारे दरवाजे खटखटाते थे और तमाम तरीके की बातें वो कर रही हैं। इन्होंने कहा कि हमें राम विरोधी बनाया जा रहा है, कहा जाता है राम मंदिर के मुद्दे पर मत जाओ, राम मंदिर मत जाओ,
इस तरीके की बातें की जा रही हैं। दरअसल दोस्तों देखिए, सिंपल सी बात है कि कभी भी कांग्रेस ने किसी से ये नहीं कहा कि आप राम मंदिर मत जाइए। अजय राय उत्तर प्रदेश के दोस्तों अध्यक्ष है, उनका मन था वो राम मंदिर गए। यहाँ पर दोस्तों क्या है कि बीजेपी सबको एक जैसी स्क्रिप्ट देती है कि जैसे ही आप पार्टी छोड़ो, कांग्रेस के बारे में ये अफवाह ज़रूर उड़ाना कि ये हिंदुत्व के ख़िलाफ़ है एक तरीके से, और हमें राम मंदिर जाने से रोक रहा है या फिर हमें हिंदुत्व करने से रोक रहे हैं। तो ये बयानबाजी दोस्तों कोई बेवकूफ़ भी समझ जाएगा कि इन सब के एक जैसे बयान है। जैसे कोई भी पार्टी छोड़ता है तो बीजेपी ने सबको क्या रट रखा है, जैसे कोई अपनी पार्टी को तोड़ता है या फिर दोस्तों कांग्रेस को तोड़ा या एनसीपी को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, और जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में सरकार को तोड़ा, ये सारे जितने भी बेईमान हैं आरजेडी के नेता, जितने भी बेईमान पैसा लेकर बिकते हैं, ये सब एक ही बयान देते हैं दोस्तों। जैसे प्रवक्ता दे रहा है कि हमें राम के नाम से जो है यहाँ पर दूर रखा जा रहा है, इन लोगों का अलग बयान है जो सारे बेईमान पार्टी छोड़ते हैं। इनका एक बयान तय है, हमने जब जो सोचकर पार्टी में आए थे, अब ये पार्टी वैसी नहीं रही, अब इसमें भ्रष्टाचार फैल चुका है। आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी का नेता जो बीजेपी में शामिल होते हैं, उनका भी सेम यही बयान आता है कि मैंने इसलिए पार्टी छोड़ दी कि अब आम आदमी पार्टी पहले जैसी नहीं रही, उसमें भ्रष्टाचार फैल गया है, इसलिए हम बीजेपी में जा रहा है। अबे बेवकूफ़ हो, तुम इस देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी में जा रहे हो और तुम दूसरों को ये बता रहे हो बेवकूफ़ हो कि इस पार्टी में भ्रष्टाचार आ गया है, इसलिए हम जो इसको छोड़ के बीजेपी में जा रहा है। मतलब आप समझिए दोस्तों कि एक तरफ तो ये कह रहा है कि हमारे घर में चोरी हुई है, दूसरी तरफ दोस्तों चोरों का सबसे बड़ा बाप, सबसे बड़े गिरोह को कह रहा है आइए हमारे घर में और आकर जो है दावत खाइए। मतलब कि चोर को खुद ही न्योता दे रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी से बड़ी टुच्ची पार्टी इस देश में कहीं की है क्या दोस्तों, जो ना सिर्फ धर्म के नाम पर बल्कि दोस्तों भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है बीजेपी के तमाम नेता और ख़ुद नरेंद्र मोदी दोस्तों, जो भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो खुद सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में भर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, अजीत पवार के ऊपर खुद ने आरोप लगाया, 2-3 दिन बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए, उनके ऊपर ईडी का केस बंद। यही नहीं दोस्तों, पटेल, उसके ऊपर कई बड़े बड़े आरोप थे, उसको ऊपर भी ईडी का केस बंद। मतलब बीजेपी ने सारे भ्रष्टाचारियों को गोद में भी ले रखा है। और ये बीजेपी में जाने वाले लोग कहते हैं कि हम इसलिए जाना है कि हमारी पार्टी में तो बहुत भ्रष्टाचार हो गया, पहले जैसी नहीं रही। और ये सब कुछ बीजेपी सिखाती है कि पार्टी से बेईमानी करने के बाद यही बोलना ताकि मीडिया में जाए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बॉन्ड के ज़रिए कई लोगों को दोस्तों ब्लैकमेल किया और उनसे पैसे वसूलने का काम किया। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि अगर ईडी इतनी सच्ची होती तो फिर भैया उन लोगों से चंदा क्यों लिया गया जिसके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही थी। सिंपल सी बात यह है दोस्तों, जिन जिन लोगों ने, ख़ास करके ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने भी चुनावी बॉन्ड में चंदा दिया भर भर कर दोस्तों, उन सब लोगों को आप समझिए, उन सब लोगों को डराया धमकाया गया है। और जैसे ही उन्होंने चंदा दिया, उनके ऊपर से ईडी के मुकदमे भी हट गए और उनको बेल भी मिल गई। तो इसको लेकर जो प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेर लिया, उनका कहना है कि चुनावी चंदा अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, क्योंकि ईडी ने उन्हीं लोगों से पैसा लिया जो ईडी की गिरफ्त में थे। और जैसे ही दोस्तों उनको पैसा मिला, वैसे एक एक कर कर उनको छोड़ना भी शुरू कर दिया गया। मतलब साफ है कि भैया या तो चंदा दो या फिर ईडी के शिकंजे में फंसे रहो। और अगर आप चंदा दे दोगे तो आप गुनहगार नहीं हो, अगर नहीं दोगे दोस्तों तो आप बहुत बड़े आरोपी बन जाओगे। आप समझिए, इतना भ्रष्टाचार होने के बाद भी पूरे देश में भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। कोई पार्टी, ख़ास कर इस देश के प्रधानमंत्री कैसे कह सकते हैं कि भैया हमने जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं या इनके किसानों के लिए काम कर रहे हैं। आप गरीब या किसानों के लिए काम तो कर ही नहीं रहे हो, आप तो पूंजीपतियों के लिए काम कर रहा हो। उनको ईडी के छापे पड़ रहे हैं इनलीगली। कोई बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो टैक्स नहीं भर रहे हैं। वो लोग जैसे ही सरकार को बॉन्ड देते हैं या फिर दोस्तों उनको चंदा देते हैं सरकार को, तो उनके तमाम केसों को बंद कर दिया जाता है। बीजेपी की जैसे ही भ्रष्टाचार की लिस्ट बाहर आती है तो गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी तितर बितर हो जाते हैं दोस्तों, दोनों बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। और फिर आप देखिए, उल्टी अपनी गलती को विपक्ष पर थोपने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने एक बयान में कहा कि सोचो, ये तो हम स्कीम लिया है, अगर हम चुनावी बॉन्ड की स्कीम नहीं लाते तो किसी को पता ही नहीं चलता किस पार्टी को कौन पैसा दे रहा है, कितना चंदा मिल रहा है।
मतलब कि ख़ुद की पोल खुल जाने के बाद ख़ुद को डिफेंड करना भी ज़रूरी होता है। और नरेंद्र मोदी अपने आप को बड़े अच्छे तरीके डिफेंड भी करना जानते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री दोस्तों नाले की गैस से चाय बनवाते हैं कि गैस बन जाती है, और दूसरे जो है प्रधानमंत्री की बयानबाजी सुनकर लोग भी अपना सिर पकड़ लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक देश का प्रधानमंत्री ऐसी बचकुंडी बातें करेगा तो लोग तो हंसेंगे ही। स्कूल के बच्चों में जाकर अजीब और गरीब बातें करके आ जाते हैं, कभी कभी भाषणों में दोस्तों इंग्लिश बोलने की जगह गालियाँ बोल जाते हैं। तो प्रधानमंत्री कि जो चीज़ें हैं वो वही जानते हैं भैया। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल तीसरे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी की बड़ी टेंशन। तीसरे चरण ने दोस्तों साफ कर दिया बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सूपड़ा साफ होने जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों, इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ा ही रंग दिखाने वाली है। 2019 में जो रिज़ल्ट आया था दोस्तों, अब इस चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला रिजल्ट आने वाला है। सीधी सी बात है दोस्तों, जहाँ चाहा है वहीं रहा है। 2024 में सरकार बदलने जा रही है और ये इंडिया गठबंधन का दावा है दोस्तों। सबसे बड़ी बात ये, तीसरे चरण के चुनाव में हमें एक चीज़ देखने को मिली कि मोदी का वोटर लगातार घटता चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दोस्तों जो लोगों का 2019 में प्यार था वो एक तरीके नफ़रत में बदल गया। क्योंकि आप समझिए, पहले 2014 से 2019 तक, फिर 2019 से 2024 तक, मतलब कि 10 साल जनता ने आपको दिए। जनता आपसे पूछ रही है आपने कितने एम्स बनाए, कितने कॉलेजेस बनवाए, कितने जो है दोस्तों हॉस्पिटल्स बनवाए, क्या ब्यौरा है आपके पास। जब नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा जाएगा लाइफ में तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैंने हॉस्पिटल्स नहीं बनवाए, एम्स नहीं बनवाए, मैंने बनवाया नया संसद, मैंने लिए अपने लिए 2 नए प्लेन, मैंने जो है यहाँ पर बनवाया स्टेडियम। तो साफ समझिए, स्टेडियमों के नाम बदलना, नया संसद बनाना दोस्तों, ये किया है इन्होंने। इससे देश का क्या भला होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। जो गरीबों के लिए काम करना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है दोस्तों, सिर्फ खुद के लिए अच्छे काम किए जा रहा है। और इस चीज़ को एक बार नहीं दोस्तों 10 बार कहा जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की असलियत जनता जान चुकी है। बीजेपी चाहे अब कुछ भी कर ले दोस्तों, देश की जनता को पता चल चुका है कि फ़िलहाल देश में महंगाई, बेरोज़गारी और तमाम मुद्दे जो सरकार गायब करने की कोशिश कर रही है, उस पर कहीं ना कहीं सरकार दोस्तों घिर चुकी है। और आज हमारे देश की जनता ये देख भी रही है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों फ़ारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी को लपेटा। कहा फिलहाल जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुई घटना की जिम्मेदार बीजेपी है। फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा जब तक हम पाकिस्तान के साथ बैठकर बात नहीं करेंगे तब तक ये खूनी खेल रुकने वाला नहीं है। आपको बता दें, दरअसल पुंछ में फिर से एक जवान शहीद हो गया था और 5 जवान बुरी तरीके से घायल हैं। दोस्तों जो पुलवामा में हुआ, जो दूसरे दंगों में होता है, उसी तरीके की चीज़ें हो रही हैं। और आप समझिए ना, आतंकवादियों को रोकना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आतंकवादी एक दीमक की तरह होता है जो देश को चाट जाता है। और इसलिए मोदी सरकार को कई बार ये ऑफ़र मिला है कि फ़िलहाल इस बात पर बात करना चाहिए पाकिस्तान से। लेकिन दोस्तों सरकार की जो अकड़बाजी है, फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा वो लोगों की, मासूम लोगों की जान ले रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल इस बार जो है यहाँ पर राहुल गांधी के कई भाषणों ने बदल दिया पूरा गेम दोस्तों। राहुल गांधी के मैनिफेस्टो का ही असली खेल है, ख़ास करके इंडिया गठबंधन का। आपको बताते चले इंडिया गठबंधन का सभी हिस्सा है। तमाम दलों का इस मैनिफेस्टो को दोस्तों काफ़ी ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि इस मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए हैं, जो तमाम दावे किए गए हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इस सरकार की पोल खोलने का काम करता है। देखिए, ये किसी एक राज्य का चुनाव नहीं है दोस्तों, लोकसभा, ये पूरे देश का चुनाव है। और इस देश के चुनाव में इंडिया गठबंधन को कहाँ कहाँ से सपोर्ट मिलेगा ये आप सोच भी नहीं सकते। मतलब कि ये मानकर चलिए कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन ने अपनी एक अलग जगह बना रखी है और लोगों में इस बार इंडिया गठबंधन को जिताने की होड़ लगी है। जो लोग नया ऑप्शन चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि देश में बदलाव आए, वो इंडिया गठबंधन को ज़रूर सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल इस वक्त देश की स्थिति काफ़ी चेंज हो चुकी है। फ़िलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप भी लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं दोस्तों, तो फ़िलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक